विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हम कक्षा 5वीं के हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 का पाठ 2 इतिहास और कालखंड की संकल्पना इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है काल विभाजन और कालखंड रेखा। दूसरा है काल गणना और काल गणना की पद्धतियाँ। तीसरा है इतिहास का काल विभाजन। चौथा है काल मापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और काल निर्धारण। आज हम काल विभाजन और कालखंड रेखा को विस्तार से अध्ययन करेंगे। काल विभाजन और कालखंड रेखा। काल अखंड है, यानी काल लगातार चलता रहता है। हम एक साथ इसका अध्ययन नहीं कर सकते, परंतु अपनी सुविधा के अनुसार हम काल का विभाजन करते हैं। इस काल को विभाजन किस उद्देश्य से करते हैं, इसी के आधार पर कालखंड का बोध कर लेने की पद्धति निर्भर रहती है। यहाँ इस घटना का उदाहरण लेते हैं। जैसे सूर्य का उदय होते ही हम कहते हैं दिन निकल आया या सुबह हो गई, और सूरज डूबते ही हम कहते हैं दिन ढल गया, यानी कि शाम हो गई। और शाम होने के बाद अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, अर्थात रात हो जाती है। इसका अर्थ यह होता है कि हमने दिन का विभाजन दिन और रात इन दो घटकों में किया है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी निश्चित गति से अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे ही वह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटती है। सूर्य स्वयं प्रकाशित होने से सूर्य की किरणों से हमेशा प्रकाश प्राप्त होता है, फिर भी हमें केवल दिन में प्रकाश दिखाई देता है और रात में अंधेरा। यह कैसे होता है, आओ इसे समझते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, अर्थात घूमती है। जब इसका पृष्ठभाग सूर्य के सामने आता है, उस भाग पर प्रकाश फैलता जाता है, अर्थात वहाँ दिन होता है। और जो पृष्ठभाग सूर्य के सामने से दूर चला जाता है, वहाँ अंधेरा होता है, अर्थात वहाँ रात होती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में 24 घंटे की अवधि लगती है। इस अवधि में लगभग 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। इस प्रकार एक दिन और एक रात मिलकर जो समय बनता है उसे दिवस कहते हैं। यही एक दिवस अर्थात एक वार कहलाता है। सोमवार से रविवार तक 7 दिनों को एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष, 4 सप्ताह अर्थात 2 पक्षों को मिलाकर 1 महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस पद्धति से हम काल का क्रमिक विभाजन करते हैं। एक के बाद एक वर्ष समाप्त होते जाते हैं और 100 वर्षों का कालखंड समाप्त होता है, अर्थात एक शताब्दी पूर्ण हो जाती है। ऐसी 10 शताब्दियाँ अर्थात 1000 वर्ष समाप्त होने पर एक सहस्त्रक पूर्ण होता है। कालखंड के इस प्रकार के विभाजन को एक रेखीय विभाजन कहते हैं। ईस्वी सन का कालखंड। एक रेखीय विभाजन में एक के बाद एक आने वाले वर्षों को क्रमिक रूप से रखा जाता है। इतिहास की पुस्तकों में भी एक के बाद एक घटित घटनाओं को ऐसी ही एक रेखीय पद्धति से रखा जाता है। इसके लिए सामान्यतः ईस्वी सन का प्रयोग किया जाता है। हम अपने घरों में जो दिनदर्शिका या कैलेंडर उपयोग करते हैं वह ईस्वी सन पर आधारित होता है। ईसा मसीह की स्मृति में ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ। हिंदी में ईस्वी शब्द ईसा इस नाम से संबंधित है।
जिस वर्ष से ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ वह ईस्वी सन का प्रथम वर्ष था। इस वर्ष को ईस्वी सन 1 इस संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। इसके पश्चात आने वाले प्रत्येक वर्ष की क्रम संख्या आगे की दिशा में बढ़ती जाती है। ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों की अर्थात प्रथम शताब्दी की कालावधि को ईस्वी सन 1 से 100 इस प्रकार लिखा जाता है। ईस्वी सन के प्रथम सहस्त्रक कालावधि को ईस्वी सन 1 से 1000 इस प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार ईस्वी सन के प्रारंभ होने से आज तक का कालखंड को ईस्वी सन द्वारा ही दर्शाया जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ईसा पूर्व के कालखंड को कैसे समझा जाए। ईस्वी सन के प्रारंभ होने के पूर्व के कालखंड को ईसा पूर्व का कालखंड कहा जाता है। इस कालखंड के वर्षों की गणना करते समय प्रत्येक वर्ष की क्रम संख्या घटते क्रम में रखी जाती है। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी का प्रारंभ ईसा पूर्व 100 इस वर्ष से शुरू हुआ और इस शताब्दी ईसा पूर्व 1 इस वर्ष में समाप्त हुआ। अतः ईसा पूर्व के पहले 100 वर्ष की अर्थात प्रथम शताब्दी की कालावधि ईसा पूर्व 100 से 1 और ईसा पूर्व की सहस्त्रक की कालावधि का अर्थ ईसा पूर्व 1000 से 1 होता है। ईसा पूर्व की कालखंड को लिखने की पद्धति को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे वर्धमान महावीर का जीवन काल ईसा पूर्व कालखंड में होने से ईसा पूर्व 599 से ईसा पूर्व 527 लिखा जाता है। गौतम बुद्ध का जीवन काल की ईसा पूर्व में होने के कारण ईसा पूर्व 563 से ईसा पूर्व 483 लिखा जाता है। ईस्वी सन के कालखंड को लिखने का उदाहरण जैसे शिवाजी महाराज का जीवन काल ईस्वी सन 1630 से ईस्वी सन 1680 लिखा जाता है। बच्चों, कुछ प्रश्न तुमको दिए जाएंगे, उसे हल करना और पाठ का वाचन करना अनिवार्य है।